नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा कि अन्नामलाई को एआईएडीएमके के दबाव में भाजपा ने अध्यक्ष पद तो हटा दिया, लेकिन अमित शाह के बयान से लग रहा है कि वह उनको लाना चाह रहे हैं केंद्र में, क्योंकि भाजपा तमिलनाडु से इतनी बड़ी नेता को खोना नहीं चाह रही है। एक ऐसा नेता जिसने भाजपा के लिए तमिलनाडु में बहुत कुछ किया है। आइए करते हैं इस विषय पर चर्चा कि आने वाले समय में कि अन्नामलाई को भाजपा कौन सा पद यहाँ पर दे सकती है। क्या उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा? चलिए करते हैं बात इस विषय पर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, तमिलनाडु भारत का एक ऐसा राज्य है जहां से अभी तक कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना। यहां से बड़े कद्दावर नेता निकले हैं, लेकिन कोई भी नेता अभी तक देश के उस पद तक नहीं पहुंच पाया जो कि हर भारत के नेता का ख्वाब होता है। जी हाँ, प्रधानमंत्री। एक दौर पर के कामराज, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। दोबारा जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई, उनके उसके बाद उनको फिर मौका मिला, पर वह कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। हाँ, उस बीच उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री अवश्य बना दिया था। कई लोग यह सोच रहे थे कि इंदिरा गांधी के कामराज के नियंत्रण में काम करेंगी। गूंगी गुड़िया कहलाने वाली इंदिरा गांधी एक ऐसी नेत्री साबित हुई जिन्होंने कांग्रेस की दिशा और दशा सभी को बदल दिया था। उसके बाद कई और नेता आए जो कि बड़े कद्दावर रहे, अपने क्षेत्र में राजनीति के नए आयाम गढ़ते रहे, लेकिन फिर भी वह देश के उस पद तक नहीं पहुंच पाए। चाहे हम बात करें एमजी रामचंद्रन की, चाहे जयललिता की, चाहे करुणानिधि की, यह सभी नेता उस कद के थे जो देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठ सकते थे। लेकिन फिर भी तमिलनाडु के नेताओं के अंदर हिंदी और हिंदू, इन दो चीजों को लेकर इतना कंफ्यूजन रहता है कि वह इस सर्वोच्च पद तक नहीं पहुंच पाए हैं। क्योंकि देश की राजनीति में एक कहावत है, अगर आपको दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना है तो वह रास्ता बिहार और यूपी से ही गुजरता है, और बिहार और यूपी की जो मुख्य भाषा है वह हिंदी है। तमिलनाडु की तरफ से कोई भी ऐसा नेता नहीं आया है जो कि हिंदी भाषा को उस तरीके से बोलता हो या स्वीकार करता हो। वहीं पर आप आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को देखेंगे तो वहां के दो नेताओं ने देश के सबसे बड़े पद को, जो कि राजनीतिक रूप से बहुत शक्तिशाली है, उस पद को सुशोभित किया है। आंध्र प्रदेश से आने वाले नरसिम्हा राव 1990-91 में देश के प्रधानमंत्री बने थे। वहीं पर 1996 में कर्नाटक से आने वाले एस डी देवगौड़ा प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गए थे। लेकिन तमिलनाडु से अभी तक कोई भी नेता इस पद तक नहीं पहुंच पाया है। और जब भी वह हिंदी और हिंदू, इन दोनों का विरोध करते रहेंगे, देश की राजनीति में वह उस पद तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि 120 सीटें तो केवल यूपी और बिहार से ही आती हैं। अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी भी हिंदी भाषी क्षेत्र से नहीं आते हैं, गुजरात से आते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हिंदी भाषा पे अपनी पकड़ स्थापित करी है, आज उनके लिए सबसे ज्यादा माहौल यूपी और बिहार में ही बनता है। इसके अलावा एमपी, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली, यहाँ पर भी नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी देखते बनती है। इस वजह से हम कह सकते हैं, अगर आपने वर्तमान समय में हिंदी भाषा को लेकर उस तरह की पकड़ यहाँ पर नहीं दिखाई, तो आप प्रधानमंत्री के पद तक तो नहीं पहुंच सकते। यह बात सत्य है। ऐसे में आती है के अन्नामलाई की बात। अगर बीजेपी को तमिलनाडु में किसी चेहरे की आवश्यकता थी जो उनके लिए इस तरीके से काम कर सके, तो वह रोल निभाया है के अन्नामलाई ने। भाजपा, जो कि तमिलनाडु में मात्र 3.5% का वोट प्राप्त करती थी, के अन्नामलाई की मेहनत ऐसी रंग लाई कि यहां पर भाजपा ने लोकसभा में लगभग 11.5% वोट प्राप्त किया था। उनको सीट भले ना मिली हो, लेकिन वहां की राजनीति में एक ऐसी पावर वह बन के उभरी जो कि वहां की क्षेत्रीय पार्टियों को अब टक्कर देती दिखाई दे रही है। ऐसे में के अन्नामलाई को अब अध्यक्ष पद से हटाया गया है। क्या भाजपा उनको खोना चाहेगी? शायद नहीं, क्योंकि उनको पता है कि तमिलनाडु की तरफ से ऐसा नेता उनको दोबारा नहीं मिलने वाला है। पूर्व आईपीएस रहे हैं, 40 वर्ष की उम्र रही है, सिंघम की छवि है।
ऐसे में वह तेज तर्रार नेता जो कि कैडर को लेकर चलने वाला है, उसको अगर भाजपा ने खो दिया तो फिर तमिलनाडु की राजनीति में वह दोबारा से कभी उभर नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी आप देखेंगे दक्षिण भारत में उन्होंने आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली है, तेलंगाना में भी भाजपा का अच्छा खासा वोट बैंक है और कर्नाटक में भी वह सरकार बना चुके हैं। लेकिन तमिलनाडु और केरल दो ऐसे राज्य हैं जहां पर भाजपा कोई भी कार्य अभी तक नहीं कर पाई है। तो इस वजह से कि अन्नामलाई का रोल यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जब भाजपा को यह लगा कि डीएमके और एमके स्टालिन इनको अगर सत्ता से हटाना है, तो उनके पास जो सबसे बड़ा शॉट है वो एआईडीएमके का सहयोग है। अगर एआईडीएमके का सहयोग नहीं करेंगे तो डीएमके को वह सत्ता से नहीं हटा सकते। इस वजह से गठबंधन हुआ। लेकिन पलानीस्वामी और के अन्नामलाई के बीच की रात सभी को पता है। और पलानीस्वामी ने साफ कह दिया कि पहली बात तो यह सुन लीजिए कि हमारे इंटरनल मैटर पे बीजेपी कुछ नहीं बोलेगी और कि अन्नामलाई को आप हटाएंगे इस समय अध्यक्ष पद से। भाजपा मजबूरी में यह काम उठाना पड़ा, या यहाँ पे कदम उठाया गया और के अन्नामलाई को हटाया गया बीजेपी के अध्यक्ष पद से। हाँ, के अन्नामलाई को इस समय अमित शाह अपने साथ ही रखते हैं और उनके कहने पर नयनार नागेंद्रन को बनाया गया है तमिलनाडु का भाजपा अध्यक्ष। लेकिन हाँ, अब इनको लाया जाएगा केंद्र में, लेकिन क्या केंद्रीय मंत्री बनाया जाएगा? शायद अभी नहीं बनाया जाएगा। कारण यह है कि केंद्रीय मंत्री बनने से पहले आपको भाजपा की सारी बातों को समझना जरूरी है। इस वजह से हो सकता है कि उनको भारतीय जन युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया जाए। अभी उसके अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या और उनको कोई बड़ा रोल पार्टी देना चाह रही, इस वजह से कि अन्नामलाई को यहाँ पर इसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। और पहले याद करिए, अनुराग ठाकुर भी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे और उसके बाद वह केंद्र में मंत्री बने, तो शायद भारतीय जन युवा मोर्चा में के अन्नामलाई को बनाया जाएगा अध्यक्ष। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पर वह बन जाएंगे तो उसके बाद उनको धीरे धीरे केंद्र की राजनीति में फिट किया जाएगा और फिर शायद उनको केंद्रीय मंत्री का पद यहाँ पर दिया जाए। लेकिन ऐसा तेज तर्रार नेता भाजपा ने यहाँ पर तमिलनाडु से बाहर निकाला है, तो तमिलनाडु के लिए उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा वहां पे धीमे धीमे स्ट्रांग हो रही है और हो सकता है आने आने वाले 10 सालों में वह उस तरीके से वहां पर रोल प्ले करे जैसा वह बंगाल में करते दिखाई दे रही है। आज से 10 साल पहले बंगाल में भी बीजेपी का नाम लेवा नहीं था, लेकिन आज वहां पर बीजेपी के पास लगभग 38% वोट है और ममता बनर्जी से वह केवल 8% वोट पीछे हैं। और अगर वहां पर इस बार उन्होंने 4-5% और वोट अधिक प्राप्त कर लिए तो ममता दीदी के लिए बंगाल में समस्या हो जाएगी। ऐसे ही बात डीएमके के लिए यहाँ पर साबित हो रही है। डीएमके यहाँ पर 2001 में सत्ता में आई थी और एमके स्टालिन बने थे यहाँ पर मुख्यमंत्री, लेकिन इस समय उनकी राजनीतिक हालत वहां पर काफी खराब चल रही है। कई सारे मुद्दों पर वह घिरते दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से उन्होंने वहां पर भाषाई मुद्दा उठाया है, डिलिमिटेशन का मुद्दा उठाया है। और एक बात, जिस तरीके से उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर गलत बातें कही थी, वह भी अब एक लोगों के बीच में गुस्सा वहां जनरेट कर रही है और उसका भी फैक्टर आपको 2026 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और भाजपा इन सब चीजों को कैश करना चाह रही कि यह जो एंटी इनकम्बेंसी इस समय एम के स्टालिन के खिलाफ वहां पर जनरेट हुई है, उसको वह एआईडीएमके के सहयोग से यहाँ पर काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि बिना सत्ता में आए और वहां की राजनीति में खुद को स्थापित कर पाना लगभग असंभव सा होने वाला है। ऐसे में सबसे बड़ा शॉट यही था कि यहां पर एआईडीएमके से कर लिया जाए गठबंधन। शायद इस वजह से अमित शाह ने यहां पर पलानीस्वामी की सभी बातों को स्वीकार किया है और अन्नामलाई को वहां से हटाया है। लेकिन हाँ, केंद्र में लाने की बात यहां पर साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि अमित शाह कोशिश कर रहे हैं तमिलनाडु के एक बहुत बड़े नेता को अब वापस से केंद्र में लाया जाए और उनके सहारे तमिलनाडु की जनता के सामने एक ऐसा मौका दिया जाए, देखिए हम आपके बीच से इतने बड़ा नेता लेके आए हैं, उनको केंद्र में इतना बड़ा पद दे रहे हैं और अब आप हमको यहाँ पर वोट करिए। माहौल बना हुआ है। बीजेपी वहां पर एआईडीएमके के सहारे हो सकता है सत्ता पे स्थापित हो जाए, लेकिन हाँ, कहना आसान है पर करना मुश्किल। लेकिन हाँ, दोनों के वोट बैंक मिलकर डीएमके के वोट बैंक को यहाँ पर टक्कर देते हमको दिखाई दे सकते हैं। और भाजपा भी वर्तमान समय में युवा चेहरों पर काम करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी लगभग 75 साल के इस वर्ष हो जाएंगे और ऐसे में नए चेहरे अगर नहीं आएंगे तो देश की राजनीति में भाजपा अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएगी। और अभी आप नोटिस कर रहे होंगे कि भाजपा लगातार आरएसएस के माध्यम से नए नए चेहरों को यहाँ पर फोर्स करते दिखाई दे रही है। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। महाराष्ट्र से जहां पर देवेंद्र फडणवीस का उभार हो रहा है, यूपी से योगी आदित्यनाथ हैं, असम से हेमंता बिस्व शर्मा है, तो ऐसे में आपने पश्चिम उत्तर, तो आपके पास दक्षिण बच रहा है ना।
दक्षिण से कौन नेता आएगा? तो दक्षिण से नेता आ रहे हैं के अन्नामलाई। तो आप हर जगह यहाँ पर डील करना चाह रहे हैं, हर क्षेत्र के नेता आप लेकर आना चाह रहे हैं और यह जो नया लीडरशिप यहाँ पर तैयार होगा, यह आने वाले 5 सालों में भाजपा का नया कायाकल्प करते आपको दिखाई देगा। कांग्रेस भी यही प्रयास कर रही है कि नए नेताओं के सहारे वह आने वाली राजनीति को यहाँ पर सेट कर सके, पर समस्या वहां पर यह है कि उनके पास नए नेता बहुत नहीं बचे हैं। ऐसे में कन्हैया कुमार, कृष्णा लावरू, जीतू पटवारी, इनके माध्यम से राहुल गांधी भी इस राजनीति को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस ये सभी युवा चेहरों पर खेलने का प्रयास करते हमको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, यह था वीडियो इस विषय पर। बाकी बात करते रहेंगे हम लोग, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। अपने दोस्तों को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।